So today I will discuss the big M method of simplex problem. We will discuss this big M method. ठीक है, तो बिफोर वी डिस्कस बिग एम मेथड एक थोड़ा सा बेसिक जो हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं उसमें अ, एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, वो बात फिर से रिपीट करना चाहूंगा कुछ अलग तरीके से। जैसे हमने ये पहला जो क्वेश्चन किया था मैक्सिमाइजेशन का था, आप बहुत ध्यान से सुनना। मैं वन बाय वन तीनों न्यूमेरिकल का जो फॉर्मुलेशन है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहले क्वेश्चन था मैक्सिमाइजेशन का। कंस्ट्रेंट थे हमारे सारे लेस देन। ठीक है, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, सी नंबर ऑफ इक्वेशंस आर टू। और वेरिएबल्स कितने थे, अगर हम एस वन और एस टू हमने ऐड कर लिया तो नंबर ऑफ वेरिएबल है फोर। ठीक है, और इक्वेशंस कितनी है, वन एंड टू। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का, और बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए, एक्स वन एक्स टू एस वन और एस टू। बट हमारे पास दो ही इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए। तो किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि सब एक्स वन और एक्स टू को ही जीरो क्यों रखते हैं। किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा, तो आगे से हम जो क्वेश्चन करेंगे ना, इस चीज का ध्यान में रखेंगे। यू कैन से देर आर टू इक्वेशन। अगर चार अननोन है इन दोनों इक्वेशन में, फोर देर आर फोर अननोन्स और दो इक्वेशन है, तो सॉल्व हो सकती है नहीं हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई से भी दो वेरिएबल को जीरो रखना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम एस वन और एस टू को जीरो कर देते तो क्या हमें एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू मिलती, लेकिन वो फ्रैक्शन में मिलती, वो फिजिबल नहीं रहती। ठीक है, तो यहाँ फिजिबल क्या है, एक्स वन और एक्स टू को हम पहले ट्रायल में एक्स वन और एक्स टू को जीरो रखें। तो इसकी अगर कैलकुलेशन करें, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू फोर, जो हमने शुरू में भी करी थी। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू फोर। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन m इज इक्वल टू टू। व्हेन फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू, इट मीन्स टू इज नॉन बेसिक वेरिएबल एंड टू आर द बेसिक वेरिएबल। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो नॉन बेसिक वेरिएबल हैं दो, यानी एक्स वन और एक्स टू, जो कि नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, इनको हम पहले इटरेशन में यानी कि इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन में हम जीरो रखेंगे। इनको जब जीरो रखेंगे तभी ये बेसिक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो जब इटरेशन हम चालू करेंगे, इटरेशन में सबसे पहले बेसिक वेरिएबल ही आते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा था, सेकंड क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ वेरिएबल, अब नंबर ऑफ इक्वेशन हो गए तीन, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो जाएंगे, दो और तीन, एन इज टू टोटल फाइव वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, फाइव वेरिएबल हो जाएंगे तो एन माइनस टोटल एम इज टू नंबर ऑफ इक्वेशन टू। ठीक है, तो फाइव माइनस, सॉरी, नंबर ऑफ इक्वेशन इज टू थ्री। फाइव माइनस थ्री इज टू टू। टू आर द नॉन बेसिक वेरिएबल एंड थ्री आर द बेसिक वेरिएबल। तो तीन बेसिक वेरिएबल कौन से हैं, दिस एस वन एस टू एस थ्री आर द बेसिक वेरिएबल, और एक्स वन और एक्स टू आर द नॉन बेसिक वेरिएबल। तो अगेन इसको अभी तक जो मैंने समझाया था वो बेसिक और नॉन बेसिक के टर्म में समझाया था, लेकिन एक जनरल कॉमन लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हो कि तीन इक्वेशन है आपके पास, वन टू एंड थ्री। देयर आर थ्री इक्वेशंस। ठीक है, तीन इक्वेशंस में नंबर ऑफ अननोन्स आर फाइव, तो आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। तीन इक्वेशन है, नंबर ऑफ अननोन है पांच, तो किसी भी दो अननोन को आपको, दो दो वेरिएबल को आपको जीरो पुट करना पड़ेगा टू फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन। तो वही हम करते हैं पहले इटरेशन में। हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक्स वन को जीरो पुट कर दिया, एक्स टू को जीरो पुट कर दिया। तो एक्स वन और एक्स टू को जीरो पुट किया, एस वन एस टू एस थ्री की वैल्यू हमें आ गई, विच इज नथिंग बट द इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। और हमने जो पहली टेबल है उसमें इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन को लिख लिया। तो ये बात समझ में आई। हाँ, अभी जो मैंने बताया वो समझ में आया। अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया आपको, सपोज तीन इक्वेशंस हैं एंड नंबर ऑफ अननोन है पांच, फाइव। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी दो वेरिएबल को हमें जीरो पुट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई अभी, सागर, ये बात समझ में आई? थोड़ा रिस्पॉन्स करो। अगर हमारे पास तीन अननोन है, सॉरी तीन इक्वेशन है और नंबर ऑफ अननोन है फाइव, तो हमें किसी दो वेरिएबल को हमें जीरो पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज टू वेरिएबल्स आर नथिंग बट नॉन बेसिक वेरिएबल। तो जो दो वेरिएबल
को इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में, जैसा कि हमने ये पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, इन x1 और x2 को हमने जीरो जीरो पुट किया था इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में। तो जो दो वेरिएबल या फिर जो वो वेरिएबल जिन्हें आप स्टार्टिंग में जीरो रख देते हो, दीज आर कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल। और इनके अलावा जो वेरिएबल होते हैं ये बेसिक वेरिएबल होते हैं। तो बेसिक वेरिएबल पार्टिसिपेट करते हैं इटरेशन में, यानी टेबल में आपकी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये सेकंड क्वेश्चन में देखा था। दिस x1 और x2 को हमने जीरो पुट किया था, s1 s2 s3 आर द, ये बेसिक वेरिएबल हो गए थे, ये नॉन बेसिक वेरिएबल हो गए। तो क्वेश्चन को इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के लिए जिन वेरिएबल्स को हम जीरो रख देते हैं वो कहलाते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया। और दूसरा, अगर टेक्निकल में जाओगे तो इन दिस क्वेश्चन n इज टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इज टू 5 एंड m इज टू 3, number of equation is equal to 3. So number of non basic variable is equal to n minus m. N minus m are the number of non basic variable and m are the basic variable. These are the basic variable and these are the non basic variable. ठीक है, इसको चाहे इसको फॉर्मूले से समझ लो, जो कि यहाँ पर मैंने सब थ्योरी वोरी दे रखी है। इसको चाहे आप थ्योरी से समझ लो या अपने मैथमेटिक्स के लॉजिक से समझ लो। ठीक है, एक ही बात है। नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज बिग एम मेथड। तो सिंप्लेक्स को अगर हम सिंप्लेक्स में अगर हम सिंप्लेक्स के जितने भी, हमने एक मैक्सिमाइजेशन का केस पढ़ा अभी तक और मिनिमाइजेशन का केस पढ़ा, मैक्सिमाइजेशन का केस पढ़ा और हमने मिनिमाइजेशन का केस पढ़ा। ठीक है, तीसरा जो न्यूमेरिकल किया हमने मिनिमाइजेशन का केस किया। दोनों ही क्वेश्चन में एक बात कॉमन थी, जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन थी, इनइक्वालिटीज थी, उसमें लेस देन था। मतलब जितने भी क्वेश्चंस हमने करे उसमें जो इक्वालिटीज जो बन रही थी वो लेस देन वाली इक्वालिटी बन रही थी, किसी भी क्वेश्चन में ग्रेटर देन वाली इक्वालिटी नहीं बन रही थी। ठीक है, तो अभी ये जो केस था लेस देन वाला, इसको जरा समराइज करते हैं। Important stages in the simplex method are initialization. Algorithm start with basic feasible solution. Right hand side value in the constraint are always non-negative. ठीक है, तो आरएचएस में अगर कभी नेगेटिव आता था तो हम क्या करते थे, -1 से मल्टीप्लाई करते थे। इटरेशन एल्गोरिथम गोज थ्रू सम इंटरमीडिएट इटरेशन, तो हम टेबल नंबर 2 बनाते थे, टेबल नंबर 3 बनाते थे, और जब तक बनाते थे जब तक सीजे माइनस जेड जे की वैल्यू जो है या तो मोस्ट पॉजिटिव ना हो जाए या मोस्ट नेगेटिव टर्म उसमें आए ना। ठीक है, टर्मिनेशन हम कब करते थे, व्हेन देयर इज नो एंटरिंग वेरिएबल, जब कोई इनकमिंग वेरिएबल आपके पास रहेगा ही नहीं तो हम एल्गोरिथम को टर्मिनेट कर देते थे और वही हमारा आंसर आ जाता था। दैट वाज द सम स्टेप्स इन द सिंप्लेक्स मेथड। तो कभी कभी एक दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं, इसकी थ्योरी भी आ जाती है। तो लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट एग्जांपल। This is also the part of the big M method is a part of simplex method. तो before we go theory of the big M, तो let us discuss the numerical first। तो पहले numerical देख लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी डिस्कस कर लेंगे ना। अभी तक मैंने बताया कि जितनी भी कंस्ट्रेंट थे वो लेस देन वाले थे, जितने भी कंस्ट्रेंट हमने देखे थे लेस देन वाले थे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन है जिसका कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो जहां भी कंस्ट्रेंट आपका ग्रेटर देन वाला आ जाएगा किसी भी इनइक्वालिटी में, तो हम बिग एम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। दैट कैन नॉट बी दैट न्यूमेरिकल और दैट एलपीबी प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय सिंपली सिंप्लेक्स मेथड। उसके लिए हमें बिग एम मेथड लगाना पड़ेगा। तो बिग एम मेथड क्या है वो समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है मैक्सिमाइज करना है 3x1 माइनस x2 और ये हमारी दो इक्वेशन दे रखी है। तो जो लेस देन वाला कंस्ट्रेंट है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो लेस देन वाला कंस्ट्रेंट है उसमें हमने एक स्लैक वेरिएबल ऐड करना है। और जो यहाँ पर ग्रेटर देन वाला है, अच्छा ग्रेटर देन वाला अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम वेरिएबल यहाँ भी ऐड कर दें, तो ऐड तो करना नहीं है यहाँ, तो कुछ सब्सट्रैक्ट करना है। जब हम ग्रेटर लेस देन वाला साइन को जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे थे तो कोई सी टर्म ऐड कर रहे थे, ऐड करेंगे तभी तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब ग्रेटर देन इक्वलिटी हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस सी 2x1 प्लस x2 माइनस करना पड़ेगा ना, -s1 इज इक्वल टू 2, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, x1 प्लस 3x2
3x2 प्लस S2 इज इक्वल टू 3, हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम लगा देंगे। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए 4, नंबर ऑफ इक्वेशन है हमारे पास 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल कितने हो गए 2, यानी कोई सी भी दो टर्म ऐसी होंगी जिसको हमें जीरो रखना पड़ेगा। तो हम x1 और x2 को जब जीरो रखेंगे तो s1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s1 की वैल्यू आ जाएगी -2 और s2 की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हैंड रिटन मैंने लिख रखा है, इसको आप देखो। देखो इसी न्यूमेरिकल को मैं दिखा रहा हूँ। z इज इक्वल टू, सेम न्यूमेरिकल इज दिया। अगर मैंने क्या किया, मैंने -s1 कर दिया, x1 प्लस 3x2 माइनस s2 इज इक्वल टू 2, x1 प्लस 3x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक इक्वेशन और है, सॉरी तीन इक्वेशन है यहाँ पर। एक इक्वेशन ये भी है, x2 इज लेस देन इक्वल टू 4। थर्ड इक्वेशन इज देयर, x x2 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो s3 तीसरा वेरिएबल आ गया s3। व्हेन आई पुट, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने, नंबर ऑफ इक्वेशंस हो गए 3 और नंबर ऑफ वेरिएबल हो गया 5। 5 और नंबर ऑफ इक्वेशंस हो गई 3, तो 5 में से 3 गया 2। तो दो नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे जिसको हमें जीरो पुट करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या क्वेश्चन को इनिशिएट करने के लिए, क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए। तो x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 0। बस क्या है, इसमें कोई क्वेरी है तो पूछ लो, फिर मैं क्वेश्चन टेबल स्टार्ट करेंगे। अभी जो मैंने डिस्कस किया, नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ इक्वेशंस का कंसेप्ट समझ में आ गया? बोलो भाई, बोलना तो पड़ेगा। हम्म। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको, दिस नंबर ऑफ इन द बिग एम मेथड वी इंट्रोड्यूस अ आर्टिफिशियल वेरिएबल। ओके, वाज टेलिंग दिस इन दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल, हाँ ये बता रहा था मैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है, जबकि स्लैग वेरिएबल का सिग्निफिकेंस पहले बताया था। स्लैग वेरिएबल की अगर वैल्यू आ रही है, इट मींस कहीं ना कहीं हमारा ये रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं फुल्ली। आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल शुड नॉट अपीयर इन द फाइनल सॉल्यूशन। जो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है, या टेबल नंबर 3 या 4 के बाद जो सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, उसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल की एंट्री नहीं चाहेंगे। तो उसको हटाने के लिए हम एक कंसेप्ट लगाते हैं, वी ऑलवेज गिव अ लार्ज यूनिट पेनल्टी प्लस एम, यानी एम एक ऐसी वैल्यू है जो कि इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रही है, बहुत लार्ज वैल्यू है इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, वी विल सी इन द न्यूमेरिकल। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करने के लिए वी इंट्रोड्यूस अ वेरी लार्ज क्वांटिटी विच इज कॉल्ड बिग एम। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड बिग एम मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। वी शुड कन्वर्ट दिस इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। 2x1 प्लस x2 माइनस S1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ग्रेटर देन इक्वलिटी थी, S1 और A1 दोनों आ गया। सेकेंड इक्वेशन में S2 और S3 सिलेक्ट वेरिएबल आ गया, लेस देन इक्वलिटी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। नॉट टू सॉल्व दिस इक्वेशन हमने S1, X1 और X2 और और S1 को, ठीक है, यहाँ एक्चुअली पावर कट हो रही है बार बार। ओके, हम तीन वेरिएबल को हमने जीरो पुट कर दिया और बाकी तीन वेरिएबल की हमें वैल्यू आ गई। ठीक है, बाकी तीन वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, A1 की वैल्यू आ गई 2, S2 की वैल्यू आ गई 3, S3 की वैल्यू आ गई 4। तो 2 3 4 ये मैंने यहाँ राइट हैंड साइड पे लिख लिया इक्वेशंस। अच्छा, एक जो इसमें कंसेप्ट है, व्हेन आई ये तो हो गया कंस्ट्रेंट इक्वेशन का।
इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्लैक वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? 0 इंटू S1, 0 इंटू S2, 0 इंटू S3। जब मैक्सिमाइजेशन का जो क्वेश्चन होगा, इसको तुम आगे मैं थोड़ा थ्योरी में समझाऊंगा, अभी याद कर लो। जब मैक्सिमाइजेशन का जो क्वेश्चन होगा, उसमें मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में -MA1 करूंगा। ठीक है। और जब मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन होगा, अगर कोई क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है, तब मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में +M इंटू A1 पुट करूंगा। ठीक है। तो ये मेथड है। जैसे हम S1 S2 S3 इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी तरीके से ये मेथड है बिगम को सॉल्व करने के लिए। हम ऐसा ही करते हैं। मैक्सिमाइज में हम -MA1 इंट्रोड्यूस करते हैं, और मिनिमाइज में हम +MA1 इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लेट अस फॉर्म द टेबल। तो टेबल हमने फॉर्म कर ली। सबसे पहले कोफिशिएंट सीजे हमने बना लिए। सीजे हो गया 3 -1 0। अच्छा, इसकी 0, इसके बाद मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल लिखा है। आर्टिफिशियल वेरिएबल को आप बाद में भी लिख सकते हो, तब भी कोई फर्क नहीं है। तो 0, आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 का कोफिशिएंट कितना है? -M। तो यहाँ पर आ गया -M। S2 और S3 का वेरिएबल कोफिशिएंट कितना है? 0 एंड 0। तो यहाँ पर आ गया 0 एंड 0। राइट हैंड साइड पे आ गया 2 3 4। 2 3 4। नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स आर, बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से थे जिसकी इनिशियल में वैल्यू आई थी? A1 इज टू 2, S2 इज टू 3, एंड S3 इज टू 4। ठीक है। तो ये बेसिक वेरिएबल थे, वो मैंने यहाँ लिख दिए, A1 S2 और S3। A1 का जो कोफिशिएंट है -M। ठीक है, यहाँ से निकाल लिया। S2 इज टू 0, S3 इज टू 0। इसका कोफिशिएंट यहाँ पर लिखा लिया। नाउ जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन में। जो भी इक्वेशन में अवेलेबल है इंफॉर्मेशन। नाउ सी द कंस्ट्रेंट इक्वेशन। इसका कोफिशिएंट है 2 1 -1। ठीक है। तो इसको लिख दूं मैं यहाँ 2 1 -1। A1 का कोफिशिएंट कितना है? 1। S2 और S3 का कितना हो गया? 0 एंड 0। ठीक है। ऐसे X1 का हो गया 1, X3 का हो गया 3, और S1 का यहाँ पर इसमें सेकेंड इक्वेशन में देखो, S1 का कोफिशिएंट कितना हो गया? ये बहुत ध्यान से करना है। 0 1 अगर गलत हो गया तो सब दिक्कत हो जाएगी। S2 का कोफिशिएंट है 1, तो S2 का कोफिशिएंट 1 कर देता हूँ, और बाकी सारे कोफिशिएंट है 0। इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन में X2, X2 का है आपका 1, X1 का है 0, S3 का कोफिशिएंट है 1, S3 का कोफिशिएंट है 1, और बाकी सारे कोफिशिएंट हैं 0। तो ये तो जो भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ वी विल कैलकुलेट जेड से। ठीक है, जेड की वैल्यू निकाल लो। -M इंटू 2, इट विल बी -2M। ठीक है, M की वैल्यू बस आप इतना रखो, M इज कॉल्ड बिग एन, एंड इट्स वैल्यू इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। मतलब 1 या 2 3 करोड़ इसकी बहुत वैल्यू है इसकी, जो एज कंपेयर टू द आंसर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का आंसर होगा 10 15 20, इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू लाखों में है या करोड़ों में है, ऐसे समझो आप। ठीक है। तो जेड जे की वैल्यू -M। 0 इंटू 3, 0 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -M। -M इंटू -1, M हो जाएगा। 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, -M। -M हो जाएगा। -M इंटू 0, 0 इंटू 1, 0 इंटू 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है। नाउ सी, नाउ कैलकुलेट द CJ माइनस जेड जे। CJ माइनस जेड जे 3 - 2M। 3 - 2M, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 + 2M -1 - M, यानी -1 + M। 0 -M हो जाएगा। -M, ये 0 हो जाएगा। 0 - 0 0, 0 - 0 0। ठीक है। तो इसको मैं अगली टेबल पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पर मुझे ये बताओ, 3 + 2m और -1 हम क्या करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी क्या है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो हम नेक्स्ट इटरेशन यानी की कॉलम को चूज करने के लिए हम सबसे लार्जेस्ट पॉजिटिव टर्म लेते हैं। तो इन इन सब में से लार्जेस्ट पॉजिटिव टर्म कौन सी होगी, 3 + 2m। एम की कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर लो, सपोज 10 लाख आपने एज्यूम कर ली, तो 10 लाख -1, 3 + 2 × 10 लाख। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी सी जे मैंने जेड जे की, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी 3 + 2m। तो यू कैन सी 3 + 2m, दिस इज द इनकमिंग वेरिएबल, दिस इंडिकेट द इनकमिंग वेरिएबल ऑफ x1, यानी हमारा जो की कॉलम आ गया, दिस विल बी अवर की कॉलम। ठीक है, की कॉलम आ गया मोस्ट पॉजिटिव सी जो मैंने जेड जैसे। अब की रो निकालना है हमें। की रो निकालने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट थीटा रिप्लेसमेंट रेशियो। तो आर एच एस डिवाइडेड बाई एलिमेंट ऑफ की कॉलम, 2/2 इज इक्वल टू 1, 3/1 इज इक्वल टू 3, 4/0। अच्छा, इसमें जैसा हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में मैंने बताया था, थीटा की नेगेटिव वैल्यू हम नहीं कंसिडर करते हैं, और थीटा की वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ जाती है तो वो भी हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ 4/0 कितनी आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। तो यहाँ पर भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू भी लिखने की जरूरत नहीं, लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लिखने की जरूरत वैसे नहीं है। तो यहाँ 4/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये हो गया 1 और 3, among the 1 and 3 minimum replacement ratio is 1। तो दिस विल बी अवर आउटगोइंग वेरिएबल। तो ये आउटगोइंग वेरिएबल आ गया, दिस बिकम की रो। ठीक है, एंड दिस 2 इज द की एलिमेंट। तो यहाँ से पहले इटरेशन का कंक्लूजन क्या आया, दिस x1 वेरिएबल विल एंटर एंड दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 विल लीव द टेबल। तो x1 रिप्लेस हो जाएगा अगले इटरेशन में, x1 रिप्लेस कर देगा a1 को। ठीक है, तो व्हेन वी मेक दिस सेकेंड इटरेशन टेबल, इंस्टेड ऑफ a1 वी विल राइट x1। x1 राइट कर दिया, और x1 का जो कोफिशिएंट था 3, वो 3 हमने यहाँ रख दिया, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। नाउ इन द सेकेंड इटरेशन, बेसिक वेरिएबल बिकम x1, s2 एंड s3। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट द सेकेंड इटरेशन में हमें मैट्रिक्स फुलफिल करनी है, तो अगेन हमें ऑपरेशन लगाने हैं। ये बात समझ में आ रही है भाई, 3 + 2n ये सब m की फॉर्म में आएगा। तो दिखने में लगता है कि ये टफ है, जबकि बिल्कुल भी टफ नहीं है। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बस इतना अंतर है, m की फॉर्म में आ जाना है, बाकी सब सिंप्लेक्स सीधा ही होना है। इससे ज्यादा टफ हम क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो बस आपको ये देखना है, m m की कोई एक वैल्यू एज्यूम करनी है। सपोज इनफाइनाइट है, तो 1 करोड़ या 10 लाख आप एज्यूम करके आप ये जज कर सकते हो कि विच वेरिएबल विल एंटर एंड विच शुड बी अवर की कॉलम। तो यहाँ पर x1 जो है एंटर कर गया, a1 जो है लेफ्ट कर गया सिस्टम में से, पहले इटरेशन में से। नाउ की एलिमेंट क्या था हमारा, 2। तो हम क्या करेंगे, R1 में से 2 का डिवाइड कर देंगे, वी विल डिवाइड R1/2। 2/2 इज इक्वल टू 1, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, देन अगेन 1/2, 0/2 is equal to 0, 0/2 is equal to 0, and 2/1, 2/2 is equal to 1। तो मुझे अब क्या करना है, यहाँ मुझे 0 लेके आना है। जब यहाँ पर 1 आ गया, तो यूनिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे यहाँ भी 0 चाहिए और यहाँ भी 0 चाहिए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ लकीली S3 की जो R3 है, इसमें ऑलरेडी 0 है, R3 में 0 है, तो मुझे 0 लाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ 0, 1, 0। तो R3 को मैंने एज इट इज पेस्ट कर दिया, 0, 1 एंड 4, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 0 था। अब यहाँ पर 0 लेके आना है, तो मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, R2 और R1 में। अब ये नया वाला R1 मेरा ये हो गया। अब इस R1 से मुझे कोई मतलब नहीं, इस R1 से कोई मतलब नहीं है, दिस विल बी अवर न्यू R1। ठीक है, नाउ R2 और R1 में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, R2 को मैं इस तरीके से चेंज करूँ, इट शुड बी R2 माइनस R1। कर सकता हूँ इस तरीके से, इट शुड बी R2 माइनस R1। तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 3 - 1/2 इज इक्वल टू
3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, 0 माइनस 1/2, माइनस का माइनस 1/2 यानी 0 प्लस का 1/2 हो जाएगा यहाँ। 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ इटरेशन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। यहाँ तो कोई समस्या आ रही है? ये तो सब सेम ही है, बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इतना आया है कि सिलेक्ट वेरिएबल की जगह आर्टिफिशियल वेरिएबल एंटर हो गया है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो -m हो गया है। इस बाकी सारा जो प्रोसीजर है दैट विल रिमेन सेम, जो कि हमने सिंप्लेक्स में देखा था। तो यहाँ तक समझ में आ गया? फिर तीसरा इटरेशन देखें। यहाँ तक आ गया समझ में? नाउ सेकंड इटरेशन को कंप्लीट करते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को। सेकंड इटरेशन तो ये हमने देख लिया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट जेड जे। जेड जे कैलकुलेट करो 3 × 1। तीनों एलिमेंट आ गए थे हमारे पास, R1 R2 R3, ये तीनों रो हमने फिल कर ली थी। नाउ दिस जेड जे की कैलकुलेशन कर लेंगे। 3 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 0 3, 3 × 1/2 प्लस 0 × 5/2 प्लस 0 × 1 3/2, 3 × -1/2 -3/2, बाकी जीरो हो जाएंगे। 3 × 1/2 3/2, 3 × 0 3 × 0 3 × 1 इज टू 3। सीजे माइनस जेड जे कैलकुलेट कर लेते हैं। सीजे की वैल्यू है 3, 3 माइनस 3 इज टू 3, -1 -3/2 इज टू -5/2, 0 माइनस -3/2 इज टू +3/2, -m -3/2, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 इज टू 0। तो अमंग दिस ऑल द सीजे माइनस जेड जे विच वन इज पॉजिटिव टर्म, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइजेशन की है, तो हमें क्या देखना है, पॉजिटिव टर्म कौन सी है। तो दिस 3/2 इज द पॉजिटिव टर्म, क्योंकि ये -m क्या है, अगर इसको 1 लाख वैल्यू रखोगे तो माइनस का 1 लाख हो गया। ठीक है, -m ये बिग टर्म होगी, तो बिग टर्म जो भी हो रही है माइनस का इनफाइनाइट में आ रही है, तो ये डेफिनेटली दिस इज नॉट द पॉजिटिव टर्म। द ओनली पॉजिटिव टर्म रिमेनिंग आफ्टर द सेकेंड इटरेशन इज 3/2। तो 3/2 is it means this is our key column. की कॉलम रिप्रेजेंट द इनकमिंग वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल S1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आउटगोइंग वेरिएबल मुझे और निकालना है। ठीक है, आउटगोइंग वेरिएबल और निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, थीटा की वैल्यू निकालूंगा। थीटा 1/1/2, 1/-1/2 कितना हो गया, -2। तो -2 है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इट विल नॉट बी कंसीडर। तो थीटा की नेगेटिव और इनडिटर्मिनेट वैल्यू लाइक इनफाइनाइट विल नॉट बी कंसीडर। 2/1/2 इज इक्वल टू 4, 4/0 अगेन इनफाइनाइट हो गया, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। द ओनली एक्सेप्टेबल टर्म ऑफ द थीटा इज 4। तो दिस बिकम अवर की कॉलम। ये की कॉलम हो गया। नाउ इनकमिंग वेरिएबल तो S1 था, और आउटगोइंग वेरिएबल S2 हो गया। ठीक है, S1 अगले थर्ड इटरेशन में S1 रिप्लेस कर देगा S2 को। तो अच्छा, प्लीज प्लीज नोट डाउन, इससे पहले S1 चला गया था। ठीक है, ये इसको बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। S1 की वैल्यू जो है वो सिस्टम से चली गई थी, लेकिन S1 विल री एंटर। यहाँ पर S1 क्या हो रहा है, री एंटर कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक बार अगर कोई वेरिएबल चला गया सिंप्लेक्स में तो वो दोबारा नहीं आ सकता। तो वो बार बार ही रिपीट हो सकता है, बट आर्टिफिशियल वेरिएबल ये दोबारा नहीं आना चाहिए। अगर ये दोबारा आएगा तो कहीं ना कहीं ये केस जो है वो फिजिबल सॉल्यूशन की तरफ मूव नहीं करेगा। ठीक है, नाउ इन द थर्ड इटरेशन आई विल रिप्लेस दिस S2 विद S1। तो S2 को S1 से रिप्लेस कर दिया। अगेन कोफिशिएंट विल रिमेन सेम 0। now key column, key element was 1/2, so this R2 will be our key row। तो की रो में मैं क्या करूं, 1/2 से डिवाइड कर दूं, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात है। 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 0 × 2 0, 5/2
इंटू टू इज इक्वल टू 5, 1/2 इंटू टू इज इक्वल टू 1, माइनस 1/2 इंटू टू इज इक्वल टू -1, 1 इंटू टू इज इक्वल टू 2, 0 इंटू टू इज इक्वल टू 0, एंड 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4। ठीक है। नाउ मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर 0 आया, देखो अब S1 एंटर किया था ना, तो यहाँ पर 1 आया, मुझे यहाँ 0 चाहिए यूनिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, और यहाँ भी मुझे 0 चाहिए। तो यहाँ 0 लाने के, देखो S3 फिर से रिपीट हो गया, S3 में यहाँ बहुत सारे 0 हैं, तो S3 को मैं, सॉरी ये R3 जो है, R3 रो में मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। R3 रो में मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, R3 को मैं एज इट इज उतार दूंगा। 0 1 0, यहाँ ऑलरेडी 0 आ रहा है, 0 0 1 एंड 4। ठीक है। नाउ व्हाट ऑपरेशन शुड आई परफॉर्म टू गेट 0 हेयर, यहाँ 0 लाने के लिए मुझे कौन सा मैट्रिक्स का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस R2 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, R2 को, और उसको ऐड कर दूं R1 में, R1 में मैं ऐड कर दूं, तो हो जाएगा। बताओ बताओ, बहुत देर होगी, कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक आप लोगों का। अह, ये बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सागर, मिथुन, रिप्लाई करो। है कोई क्लास में? क्लास में है कोई? यस सर। आ रहा है समझ में? बेटा आ देखो, रहा मैं स्क्रीन नहीं देख पाता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं चलता कौन क्लास में है, तो रिस्पॉन्स कर दिया करो। ठीक है। तो ये बात समझ में आई, R1 प्लस हाफ R2, अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं इसकी R2 से, और R1 में मैं प्लस कर दूं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा ना। 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो लेट अस सी द ऑपरेशन, 1/2 से मैं R2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी 0 इंटू 1/2 0, 5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5/2, 1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, माइनस 1 इंटू 1/2 माइनस 1/2, 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1, 0 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0, एंड 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2। R1 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, 1 1/2 माइनस 1/2 1/2 0 0 1, माइनस 1/2 1/2 0 0 1। तो 1 माइनस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 5 प्लस 1 6/2 इज इक्वल टू 3, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, 1/2 प्लस माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है। जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 3 9, तो ये हो जाएगा 9, 3 इंटू 0 0 इंटू 1 ये 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 इंटू माइनस 1 0 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ 9 आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं निकालने की। और सी, सॉरी, जेड की वैल्यू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है। तो वी कैन सी 390030, 390030। ठीक है। और सी जो मैंने जेड जे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू -10, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, माइनस m माइनस माइनस m माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस m, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो यू कैन से देयर इज पॉजिटिव टर्म, या तो टर्म 0 है या फिर नेगेटिव है। ठीक है। तो या तो टर्म 0 है या नेगेटिव है, इट मीन्स
वी विल टर्मिनेट द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी, एंड हियर वी गेट द आंसर। तो यहाँ पर आंसर आ गया, x1 की वैल्यू हो गई 3, s1 की वैल्यू हो गई 4, s3 की वैल्यू हो गई 4, और z की वैल्यू आ गई 9। दिस इज अवर फाइनल आंसर। x1 x2, सी x2 की वैल्यू लिखनी क्यों जरूरी है, क्योंकि डिसीजन वेरिएबल तो x2 ही था। तो x1 की वैल्यू का 3 है और डिसीजन वेरिएबल फाइनल टेबल में एंटर ही नहीं करा, तो बाय डिफॉल्ट दिस x2 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई इसको आप यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट बाय ग्राफिकल मेथड। तो क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं इसमें, तो आप आंसर इसका चेक करना एक बार ग्राफिकल मेथड से निकाल के इसका आंसर चेक करना, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, कोई दिक्कत है इसमें बिग एम में पूछ लो। न्यूमेरिकल में कहीं इश्यू है तो पूछ लो, बस केवल एम का ही अंतर था। ठीक है, नाउ सी लेट अस सी सम थ्योरी। ठीक है, कुछ थ्योरी हम देख लेते हैं। बिग एम मेथड का न्यूमेरिकल देख लिया। नाउ देयर आर सम ऑब्जर्वेशन और यू कैन सी थ्योरी ऑफ द बिग एम मेथड। फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग ए feasible solution, we have added one more variable into this problem which is called artificial variable। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज आर्टिफिशियल वेरिएबल। अगर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड नहीं करते तो जो S1 की जो वैल्यू थी, जो स्लैग वेरिएबल की वैल्यू है, वो नेगेटिव में हो जाती, विच इज नॉट acceptable because all the variables should should have non negativity condition। तो सारे के सारे वेरिएबल जो हैं वो LPP प्रॉब्लम में ग्रेटर देन जीरो होते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को सिर्फ हमने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, नॉन नेगेटिव कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमने किया है। ये कहीं भी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है और कहीं भी आंसर का भी पार्ट नहीं है। देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल, जस्ट अ इंटरमीडिएट वेरिएबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। आर्टिफिशियल वेरिएबल डू नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, हाउएवर स्लैग वेरिएबल रिप्रेजेंट अ सर्टेन रिसोर्सेज दैट इज नॉट यूटिलाइज्ड। तो मैंने बताया कि आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट स्लैग वेरिएबल का सिग्निफिकेंस है। इट shows the non-utilization of the resources. We have to make sure that these artificial variables are not part of the solution. They will not appear in the optimal solution। इसका क्या मतलब है, फाइनल जो टेबल हमने बनाई, हमने जो टेबल नंबर 3 बनाई, फाइनल टेबल में हमारी एल्गोरिथम टर्मिनेट भी हो गई, तो उस टर्मिनेशन के समय आर्टिफिशियल वेरिएबल ना आए, इसकी वजह से हम इसे लार्ज पेनल्टी असाइन करते हैं, विच इज कॉल्ड एम, विच इज कॉल्ड एम, और यू कैन से विच इज कॉल्ड बिग एम, जो कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में असाइन करते हैं ताकि हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल फाइनल सॉल्यूशन में ना आए। तो दिस इज द मेन step, you can say step of this big M method। For maximization problem, penalty is designated by minus m, right? minus ma1 minus ma2 etc। मतलब अगर दो वेरिएबल आ रहे हैं तो minus ma1 minus ma2, where m is called the big M। m is very large positive and tends to infinite। if the problem is of minimization, penalty is called plus m, right? plus ma1 plus ma2, where m is called big M। ठीक है, देयर आर सम ऑब्जर्वेशन दैट आई विल डिस्कस लेटर। ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग एक बार देखना है इसे क्वेश्चन को। दिस इज अ मिनिमा प्रॉब्लम, मिनिमा प्रॉब्लम ऑफ बिग एम मेथड। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ द सिंपलेक्स मेथड। जस्ट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं इसे कन्वर्ट, देन वी विल डिस्कस लेटर। इसको अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मिनिमाइजेशन